Welcome back, students. Now we are going for the further study in class 12th, and we are going for the further study in class 12th electrostatics. The next topic we have to consider about is torque. Torque on a dipole. Torque on a dipole due to in a uniform electric field. Okay, in a uniform electric field. ओके ठीक है, अब ये समझ लीजिए टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जरा समझने की कोशिश करिए. टॉर्क तो आप जानते होंगे, आप 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि टॉर्क क्या होता है. टॉर्क जो होता है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे और एक फोर्स यहाँ लग रहा है. ठीक, अब क्या होता है कि फोर्स लगने की वजह से ये चीज टर्न कर जाती है. आपने कई बार देखा होगा कि दरवाजा होता है तो दरवाजे को हम एक एक्सिस के चारों तरफ घुमा देते हैं, चला सकते हैं. तो जब फोर्स किसी एक्सिस के हिसाब से मूव कर रहा होता है तो वो टॉर्क क्रिएट होता है वहां पे. तो ये बात तो आपको पढ़ा भी होगा. अब हम यहां पढ़ेंगे कि टॉर्क किसकी वजह से लगेगा. टॉर्क लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. कैसे लगेगा जरा देखिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई मैंने, ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब हमने इसमें रखा एक डायपोल. हमने इसमें एक डायपोल रख दिया. ठीक, डायपोल रख दिया. यहां हमने रखा Q माइनस का और यहां रखा प्लस Q. ठीक, आप ये जानते हैं. हम एक बात करते हैं, चलिए ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इज E. ओके, अब द डायपोल मोमेंट इज P. डायपोल मोमेंट, इस पे जो डायपोल मोमेंट है वो है P. और याद रखिएगा डायपोल मोमेंट माइनस से नेगेटिव, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है. तो ये P इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ठीक, ओके, अब एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या नाम है आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बीच में, वो है आपका थीटा. ओके, आपने थीटा मान लिया. अब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस Q और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस जो है वो है तुम्हारी 2L. ठीक, 2L डिस्टेंस है माइनस Q और प्लस Q के बीच में. तो फोर्स, अब फोर्स कैसे लगेगा. आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है QE. तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE. अब डायरेक्शन के बारे में कैसे चला, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसमें जो है इस डायरेक्शन में होगा यानी पॉजिटिव होगा, और इसमें माइनस Q लिया है इसी वजह से इस डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, दिख गया, समझ में आ गया. अब क्या चीज है कि फोर्सेस वर्क कर रहा है. अब आप ये मान चलिए कि फोर्स हाउ द फोर्स QE अप्लाइड ऑन द बोथ ऑफ द एंड. QE फोर्स जो है ना दोनों एंड पे लगा हुआ है. ठीक है, ऑफ अ डायपोल कॉज अ टॉर्क. ये एक टॉर्क क्रिएट करेगा. आप भी जानते हैं कि ये फोर्स जैसे मैंने इधर लगाया, ये फोर्स मैंने इधर लगाया, यहां पे भी QE लग रहा है और यहां पे भी QE लग रहा है. ठीक है, QE लग रहा है, उधर भी QE लग रहा है. अब क्या है, इसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगा जो इसको घुमा के पैरेलल करने की कोशिश करेगा. यानी क्या करेगा, वो इसको पैरेलल करने की कोशिश करेगा. ठीक है, और पैरेलल करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, आप देखिए समझ लीजिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर टॉर्क
देखिए फॉर्मूला फॉर टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है चलिए समझिए। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जो बनेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको मालूम हो तो आपको ये मालूम होता है कि ये सामने वाला जो होगा वो होगा 12 साइन थीटा। जानते होंगे निकालना कैसे होता होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, यानी ये डिस्टेंस पी और एच जो है 12 है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया 12 साइन थीटा। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 साइन थीटा होगा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इन दोनों के एक्शन के पॉइंट पे, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ना वो होगी तुम्हारी 12 साइन थीटा। ओके, तो पुट कर दीजिए वैल्यूज, पुट करेंगे वैल्यूज। तो ये देखिए इसमें फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 साइन थीटा। टाइप कर लीजिए 2QL E साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये जानते होंगे कि QL इज इक्वल टू होता है P। ठीक, तो ये PE साइन थीटा हो गया, PE साइन थीटा हो गया आपका। टाउ की जो वैल्यू हो गई वो हो गई PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि क्या होता है। अगली जो चीज आएगी इसमें अब कुछ कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू है तुम्हारा 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा PE। ठीक है, वो PE के बराबर हो जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस वजह से। सही है, तो ये है आपका टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क आपने निकाल लिया। ओके, अब मैं एकदम अलग चीजों को थोड़ी बार बताने जा रहा हूं, थोड़ा डिफर चीजें हैं। ठीक है, तो जरा समझिए इस चीज को। अगला जो टॉपिक ले रहा हूं वो ले रहा हूं एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, मगर अभी जो है हमको यूज करना पड़ेगा, आगे जाके हमें टॉपिक में यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं उसके बारे में। ठीक है, आप यूज भी करने पड़ेगा आपको, तो एरिया वेक्टर मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखिए एरिया वेक्टर, देखिए क्या होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हेन वी रिप्रेजेंट द एरिया इन वेक्टर फॉर्म देन इट इज अ एरिया वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लेन एरिया एंड द डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग एरिया को, जैसे कोई मैं एरिया लेने चाह रहा हूं, ये एक मैंने एरिया लेने की कोशिश करी। ठीक, इस एरिया को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना होता है तो मैं एरिया वेक्टर से दिखाता हूं। एरिया वेक्टर का मतलब क्या आता है, वो ये आएगा कि ये जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसका जो डायरेक्शन है ना वो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, जैसे इसका एरिया A है तो इसका मैग्नीट्यूड भी A ही होगा, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी A ही होगा। A वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है n। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है वो NA हो जाएगा, मतलब n कैप A हो जाएगा। ओके, ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बस कुछ नहीं है, एरिया को अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो इस तरह दिखाते हैं एरिया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और ये हमेशा ही याद रखना एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है हमेशा। सही, इसका डायरेक्शन। चलिए ये तो एरिया वेक्टर हो गया। अब एरिया वेक्टर को मैं यूज करके दिखाऊंगा थोड़ा सा
तो अब जो है एक नया चीज आ रही है, जो नया टर्म आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब जो नया टर्म आया है वो आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? The electric flux is a measure of the number of electric field lines passing through a surface in an electric field. Electric field line is a measure of number of electric field lines passing through a surface of electric field. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई, इसके मेजर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं की सरफेस से। ओके, अब जरा समझिए कैसे करने हैं इसको। देखिए मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है। ओके, अब क्या है इसमें, हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इसको, ठीक है, हमें नहीं मालूम किस तरह से रखा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ओके, सही है। अब क्या है इसमें, क्या चीज है, मान लीजिए एक छोटा सा एरिया वेक्टर है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लीजिए। अब छोटा सा एरिया माना तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ठीक। अगर ये इसका एरिया डीए है, छोटे से एरिया डीए है, तो इसका एरिया वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल गई तुम्हारी, उसके एंगल है थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसकी इंटेंसिटी ये। तो आप जो समझिए, let us consider that there is a arbitrary surface placed in an electric field। ठीक, हमने एक आर्बिट्ररी सरफेस ले लिया जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई हमने मान ली है, हमने ई मान ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ई मान ली है। नाउ कंसीडर अ स्मॉल सरफेस, आपने छोटा सा सरफेस मान लिया डीए, ठीक, जिसका एरिया वेक्टर है डीए बार ओ डीए वेक्टर, ठीक है। तो और ई और डीए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से डीए में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा या डीए में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डी फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई डी ए, ठीक, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं पूरे सरफेस की बात करूं, अगर पूरा सरफेस की बात करूं और इसका एरिया ए मान लूं, तब ये जो फाई ई हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल, एरिया इंटीग्रल ऑफ दिस। ओके, ये हो जाएगा। अब अगर ये बात ध्यान रखिएगा, फाई ई प्लस कब होता है, फाई ई प्लस तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर जा रही हो, सरफेस की ओर आ रही हो, और जब सरफेस से बाहर जाएंगी यानी सरफेस से आउट होंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव हो जाएगा, सही है। अब अगर ये हम ये मान चलें कि ये क्लोज सरफेस है, जैसे कि बलून, मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ और उसके चारों तरफ बलून है, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसके चारों तरफ बलून है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी तब आएगी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी वेक्टर। ओके, ये चीज हो जाएगी। खैर हम ये जानते हैं, एक बात समझ लीजिए, हम क्या जानते हैं,
हम ये जानते हैं, ये चलो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ उसको, ये समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाहा था। एक एरिया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी। हम ये जानते हैं कि ई वेक्टर डीए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। जब हम लोग स्केलर वो करते हैं, देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग जब स्केलर वो करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तब ई डीए साइन कॉस थीटा लिख देते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ई डॉट डीए इज इक्वल टू हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। अब एक काम कीजिए, ई डीए कॉस थीटा को ई और कॉस थीटा को बाहर ले लीजिए। तो बाहर ले लिया हमने, we take e and cos theta out from integration. So this happen. Okay, this happen. अब इंटीग्रेशन जब करेंगे, अब मान जानते हो कि अगर इंटीग्रेशन करूंगा मैं, यहां इंटीग्रेशन करूंगा और इसका टोटल सरफेस एरिया ए है, तो ये ए हो जाएगा, ये वैल्यू ए हो जाएगी इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये ई कॉस थीटा, सॉरी इसे हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ये कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ये कॉस थीटा, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं, अब लगाते हैं कंडीशंस। देखिए, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, देन ये वैल्यू फाई ई इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक सरफेस होगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर, जैसे मैंने कहा, बाहर की ओर या आउटसाइड होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से ये सरफेस पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सरफेस पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा इसका, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जानते ही होंगे आप, देखिए अगर ये एरिया वेक्टर है इसका, मतलब कोई भी एरिया हमने लिया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसके बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अगर ये सरफेस के पैरेलल ये भेज दूं, मतलब इस डायरेक्शन से इधर की ओर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेज दूं, तब ये जो खड़ा हुआ है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक वेक्टर, वो सही एरिया वेक्टर तब तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 डिग्री का जैसे ही होगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब वो 0 हो जाता है जब सरफेस पैरेलल होती है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती सरफेस, तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आता है। अब दूसरी बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, तब पैरेलल टू ई, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो फाई ई इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ए, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही cos थीटा में थीटा इक्वल टू 0 रखूंगा, ये हो जाएगा cos 1, वो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू जाएगा ई ए, ओके, ठीक है।
ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है जब सरफेस इज परपेंडिकुलर टू क्या? टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर होगा सरफेस ई के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया जैसे हमने, तब क्या होगा? देन क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई। अब इसको भी समझ लीजिए, जैसे ही मैं थीटा इज इक्वल टू 180 लिख दूंगा, cos 180 इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस ई हो जाएगा। इसका भी सिग्निफिकेंस है अपने यहाँ पे। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इज एंटरिंग सरफेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरफेस जब एंटर करती है तो फाई की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, वो क्या नाम है, फाई ई की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है नेगेटिव। तो यहां ये क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी सरफेस के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बात जो आती है वो आती है आपकी, अगली जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ही होती है। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसे आती है। ये क्या होती है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू सरफेस एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोला मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो रेशियो होती है किसके बीच में? ये होती है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये कितना होता है? ये होता है ये अपॉन ये क्या हो गया? ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऐसे निकल के आती है जब वो जो है ना, जब होल निकल रही है, मतलब ऐसा निकाल कि जब सरफेस परपेंडिकुलर है तब की कंडीशन है ये। तो तब ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ई के बराबर हो जाती है। सही है, ये कंडीशन के साथ है, ये सब बातें कंडीशन के साथ है। ठीक है, वैसे ये इसको कह रहे हैं फाई ई अपॉन ए को। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। अब यूनिट क्या है? देखिए, फाई ई की यूनिट होगी न्यूटन मीटर क्यूब कूलम और वोल्टेज मीटर। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे यूनिट। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी इसकी ml3 t3 a-1। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. We have go for the further knowledge after this video. I upload other video after this. So be together, be with me. हमारा चैनल जो है आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस सब्जेक्ट से आगे के टॉपिक हम बताते रहेंगे। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।